वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यार्थीगण। आपके जब भी आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे, संघर्ष के बाद ही व्यक्ति को सफलता मिलता है। आप लोग जानते हैं कि नहीं? तो सरकारी नौकरी लेने में के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी किसी किसी बच्चे के परिवार साथ देता है, तो किसी किसी परिवार बच्चे को उसका परिवार साथ नहीं देता है। फिर भी आपको संघर्ष करते ही रहना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? हाँ, ये आपके ऊपर है। आपका दृढ़ निश्चय माना जाता है, इसे डिटर्मिनेशन कहा जाता है। ठीक है, तो यही मैं कहूँगा। किसी किसी विद्यार्थी के उसका परिवार साथ दे देता है तो आसानी से कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लेता है। किसी किसी विद्यार्थी के परिवार नहीं साथ देता है तो उसको संघर्ष करने के बाद आखिरकार यदि दृढ़ निश्चय है तो प्राप्त कर लेंगे। चलिए, हम लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग करवा रहे हैं, लुसेंट किताब पढ़ रहे हैं। तो लुसेंट में हम लोगों ने चोल साम्राज्य के बारे में पढ़े थे। 1 सितंबर 2025 को तक जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उससे आगे अब पढ़ाई कर रहे हैं। आज 2 सितंबर 2025 है। ठीक है। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड डलोच की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगन नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। चोल काल में भूमि का प्रकार: वेलन, बगाई, गैर ब्राह्मण, किसान, स्वामी की भूमि, ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, साला भोग, किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि, देवदान या तिरुनामंतई मंदिर के उपहार में दी गई भूमि, पलिचदम, जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। नोट: गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता में राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कलातुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति की समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुनंदन कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्चाधिकारियों को उडन कदूम कहा गया है, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोटम नाडु एवं नाडु कई कुरुमों में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। बेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु में के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेदवेलम 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला
बेलन या किसान, अरैयार, प्रधान जैसी उपाधियों दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपी। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। पूर्व सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा और महासभा के बारे में पढ़ेंगे। यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी जिसके सदस्यों को पेरुमकाल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्यों को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते हैं। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाति सेना। इसके बाद पढ़ते हैं कि उत्तरे मेरेरू अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदारी होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। चोल काल में कलंजू सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जय गोंदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोत्तुंग प्रथम का राज कवि था। उसकी रचना कलिंगत पूर्णी है। कंबम, ओटकुट्टम और पुंगलिंदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। पप, पोन और रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर माना गया। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में से गिनी जाती है। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शामिल किया जाता था तनियर कहलाता था। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है परांगतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी उरैरूर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलापुरम एवं कांची। चोल काल में सड़कों की देखभाल बंगाल समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: वलंजियार, नाना देसी एवं मणिग्रामम। विष्णु के उपासक अलवार एवं शिव के उपासक नयनार संत कहलाते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे यादव वंश। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम प्रथम ने की थी।
इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंहड़ 1210 से 1246 था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। ये वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। इसके बाद होयसल वंश के बारे में पढ़ेंगे। ये किताब आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण किताब है। आप लोगों का मैं कोर्स समय पर ख़त्म करके ही मानूंगा, इतना भरोसा आपको दिलाते हैं। आपसे का नाम है सभी लोग अपना अपना प्लेटफॉर्म पर रेलगाड़ी चलाते रहिए। मैं यही बात कहूँगा कि यही जीवन है और यही जीवन का सार है, दूसरा कुछ नहीं है। एक एक प्लेटफॉर्म अपना चूज कर लीजिए, किस प्लेटफॉर्म पर अपनी रेलगाड़ी को चलाना है। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है विद्यार्थी लोग एक एक कैरियर बनाना। जैसे कि कोई डॉक्टर बनना है जिनको, तो वो अपना डॉक्टर का प्लेटफॉर्म पर अपना रेलगाड़ी चलाते रहे। रेलगाड़ी चलाने का मतलब है कि डॉक्टर बनने के लिए कौन कौन सी किताब पढ़ना है। रेलवे में अपना प्लेटफॉर्म है, तो रेलवे के प्लेटफॉर्म पर कौन कौन सी किताब पढ़ना है। रेलगाड़ी का मतलब ये हुआ। उसमें देखते हैं कई डिब्बा होता है, तो डिब्बा हमें क्या संकेत देते हैं कि कितना किताब पढ़ना है इस फील्ड में जाने के लिए। मान लीजिए किसी को डिजिटल, किसी को यूट्यूबर बनना है, तो यूट्यूबर बनने के लिए कितनी किताबें हैं पढ़ के अपना उस प्लेटफॉर्म पर अपना ट्रेन चलाना है। समझ रहे हैं? तो मैं अपना प्लेटफॉर्म चूज कर लिया हूँ और अपना जो है अपना रेलगाड़ी भी स्टार्ट कर दिया है। अब पत्रकारिता है, तो पत्रकारिता पर मान लीजिए मेरा प्लेटफॉर्म है, तो मैं इस पर अपना रेलगाड़ी चला रहा हूँ। तो अब मैं पढ़ूंगा कि एक अच्छा पत्रकार बनने के लिए कितनी किताबें पढ़नी पड़ेगी। समझ रहे हैं? तो इसी तरह सभी लोग अपने अपने जीवन में अपना अपना प्लेटफॉर्म पर रेलगाड़ी चलाने की कोशिश करें। यही जीवन है और कुछ जीवन नहीं है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करें, क्योंकि सब्सक्राइबर मेरे भगवान हैं। सब्सक्राइबर ही मेरे भगवान हैं। सब्सक्राइबर की वजह से ही एक यूट्यूबर जाना जाता है, फेस वैल्यू बढ़ता है। 90 सब्सक्राइबर होने के लिए आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। आप लोग इसी तरह 90 से 100 सब्सक्राइबर कीजिए, फिर 150, फिर 200, फिर 300, फिर 400, ऐसे ऐसे करके 1 लाख सब्सक्राइबर करके आप लोग अपने धरती के इस मनुष्य को भी कुछ बना सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव, जय माता दी।